India, the reigning Asian Games and Commonwealth Games champion, Neeraj Chopra. कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज के खास कार्यक्रम यूपी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। ये तस्वीरें जो आपने देखी भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, ये वो हीरा है जिसने गोल्ड जीतकर इतिहास रचा। हिंदुस्तान के हीरे ने टोक्यो ओलंपिक में देश को गोल्ड दिलाकर विश्व में अपना परचम लहराया, लेकिन ये जानना भी जरूरी है उसे रुड़की के नसीम अहमद के हाथों तराशा गया है। रुड़की के टोडा कल्याणपुर निवासी नसीम अहमद ही वे कोच हैं जिन्होंने नीरज चोपड़ा को वर्ष 2011 से अब तक अपनी पाठशाला में जेवलिन की बारीकियां सिखाई। आज उसी हीरे के जौहरी से आपकी मुलाकात कराते हैं और उन्हीं से जानते हैं नीरज के संघर्ष और उनकी मेहनत की दास्तां। तो चलिए आपका परिचय कराते हैं नीरज चोपड़ा, जिसने ओलंपिक में अपना परचम लहराया, गोल्ड जीता, उनके कोच नसीम अहमद जी से। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे साधना न्यूज में। नसीम जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, शुरुआत से ही मैं शुरू करना चाहूंगी कि कैसे आपने उस हीरे को तराशा जिसने आज इतिहास रचा और गोल्ड ओलंपिक में भारत को जितवाया। मैं हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एज एथलेटिक कोच हूँ जी, और अभी मैं पोस्टेड हूँ पंचकुला में जी। तो लगभग मुझे 14 साल हो गए मैं पंचकुला में हूँ जी। तो नीरज मेरे से मुलाकात हुई थी 2011 में। नीरज पानीपत का रहने वाला है जी। उसके पास गांव है उसका जी। तो थोड़ा ये लड़का थोड़ा जैसे मोटा तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा भारीपन था इसमें जी। तो हरियाणा में स्पोर्ट्स का कल्चर है तो किसी बच्चे ने कह दिया होगा या पड़ोसियों ने कि भाई इसका ध्यान रखो, ये तो मोटा होता जा रहा है। तो नीरज ने किसी एक सीनियर लड़के के साथ पानीपत जिम ज्वाइन किया। तो कुछ दिन वो जिम आते रहे, जाते रहे। उसके बाद उन्होंने देखा कि पानीपत में हमें स्टेडियम में भी जाना चाहिए। तो एक रोज वो स्टेडियम में पहुंच गए पानीपत के। तो कुछ खिलाड़ी वहां पर जेवलिन फेंक रहे थे जी। जो कि उसमें नरेंद्र था, एक परमिंदर, एक मोनू नाम से एक खिलाड़ी, तीनों ये जेवलिन के ही खिलाड़ी जेवलिन कर रहे थे। तो नीरज ने जाके उनसे पूछा डरते डरते कि भैया मैं जेवलिन फेंक सकता हूँ जी? तो उन्होंने कहा भाई फेंक ले। तो उन्होंने ऐसे जेवलिन उठा के फेंका तो 20-22 मीटर के करीब जेवलिन गया। तो उसने फिर कहा कि ये एक थ्रो और कर लूं। तो उसने दोबारा उसको थ्रो को किया तो पहले वाले से भी ज्यादा किया। तो वो कहने लगा जी मैं रोज आया करूं। तो वो कहने लगा ठीक है जी आप आ जाओ। तो 10-15 दिन लगातार आता रहा, जेवलिन फेंकता रहा जी। तो उसको जेवलिन का शौक पड़ गया। तो इधर नरेंद्र ने उसको बोला बेटे तू रोज आता है जाता है तो आप हमारे साथ ही रह लो। तो नीरज नरेंद्र के कमरे में ही रहने लगा पानीपत में। उसके बाद जी इनका फोन मुझे आया कि जी हम पानीपत से बोल रहे हैं, हम 5-6 बच्चे हैं जी और हम पंचकुला में आना चाहते हैं तो हम जेवलिन करते हैं। तो मैंने इनको बोला भाई आप आ जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम हैं और आपको जो हमारे पास सुविधा देंगे, क्योंकि मेरा पहले से एक रहा है, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। हाँ जी। तो मैंने एक दिन देखा ये 4-5 बच्चे अपना मेरे पास पहुंच गए जी। तो मुझे पहले देख के घबराहट हुई कि भाई ये सरकारी हॉस्टल है यहाँ पर और इनको कैसे एडजस्ट करेंगे। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, देखते हैं आपको, आप कल से ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो एक और बताना चाहता हूँ मैं आपको जी। पानीपत से पंचकुला आने का कारण ये था कि इनका कि एक तो सिंथेटिक ट्रैक था हमारे पास
पंचकुला में, और एक रेजिडेंशियल हॉस्टल था जी। और एक मेरे जैसा कोच भी था। तो जी हमने नेक्स्ट इनके आने के बाद हमने ट्रेनिंग शुरू की। तो हमारा मेन पार्ट क्या होता है, जेवलिन पर हम इतना फोकस नहीं करते जितना फिटनेस पे करते हैं बिगिनर में। बिगिनर के साथ हम काम करते गए, तो नरेंद्र भी आ गया, मोनू भी, ये सभी, परविंदर भी, हम लोग काम करते गए। एक नवीन शिकारा था, पहले से हॉस्टल में था, वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी था हमारे पास। तो हमने एक ग्रुप के साथ काम किया। तो धीरे धीरे तो नीरज के अंदर जो टैलेंट था वो हमें दिखने लगा। तो उसके बाद हमने नीरज पे और ज्यादा फोकस शुरू किया जी। तो नीरज की एक क्वालिटी और थी, जो हम उसको काम देते वो तो करता ही था। तो उसकी एक शिकायत आई कि जी ये सारे दिन टीवी देखता, मोबाइल देखता है, सॉरी। तो मैंने पूछा भाई क्या देखते हो? कहने लगा सर मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, मैं सारे दिन यूट्यूब पर जेवलिन थ्रो देखता हूँ, और कल मैंने ये देखा, परसों देखा। तो वो कोई भी समय अपना खराब नहीं करता था। तो दो तीन साल के बाद उसने पहला जूनियर खेला जी, अंडर 16। तो डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन बना वो, फिर स्टेट में बना, और नेशनल में भी चैंपियन ही बना। उसके बाद नेक्स्ट ईयर अंडर 18। तो इसी तरह जो जूनियर के कई टाइटल उसने नेशनल पर जीते। और 2014 में वो फेडरेशन कप सीनियर भी खेला 18 साल के होते हुए। तो इस तरह हमारे पास उसकी जेवलिन लगभग 70 से 75 मीटर उसकी जा रही थी। तो एक दिन कहने लगा सर मेरे पास 2015 की बात है कि मुझे पटियाला एनआई सेंटर में बुलाया है, जो हमारा नेशनल कैंप था। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत खुशी की बात है, आपको वहाँ एडवांस कोच मिलेंगे और एडवांस ट्रेनिंग इक्विपमेंट है वहाँ पर, तो बहुत बड़ा एक तेरे लिए बेनिफिट रहेगा इस बात के लिए। तो वो समझ लो आप मेरे पास 2011 से 2015 तक मेरे पास रहा, और लगभग 75 मीटर के आसपास वो थ्रो मार रहा था। तो जी 2015 में वो पटियाला चले गए। हाँ जी। उसके बाद 2016 में सरकार ने उसको पोलैंड में भेज दिया जी। एथलेटिक फेडरेशन इंडिया ने, जहां पर उसने अंडर 20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया जी। बिल्कुल 86:39 मारा। तो उस दिन मुझे लगा कि ये वर्ल्ड क्लास थ्रो थी, और हमें सपने भी, मुझे भी बड़े बड़े सपने आने लगे कि अब तो हमारे जेवलिन थ्रो में हमें वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो उसके बाद एशियन चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ के बाद उसको थोड़ा इंजरी हुई, चलो वो वापस ट्रैक पे बहुत जल्दी आया। उसने बड़े पेशेंस से काम किया, और मेरी बात हुई तो ओलंपिक का ये हुआ कि मैं 90+ जेवलिन करूंगा सर इस बार। तो हमें भी ये था कि मैं 90+ करेगा तो हमें मेडल मिलेगा, क्योंकि ओलंपिक गेम बहुत बड़ा इवेंट है। बिल्कुल इतनी जल्दी से आपको कोई मेडल मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल। पर नीरज को पिछली थ्रो देखते हुए, जैसे पीछे ये करके भी गया था 88.07 मार के गया था। तो हमें यह था कि बेस्ट 3 में मेडल आ जाएगा। पर जो उस दिन हुआ 7 तारीख को ओलंपिक में, जो इसने गोल्ड लिया 87:58 पर, तो वो हमें भी आशा नहीं थी कि वर्ल्ड के जो दूसरे एथलीट है वो इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये नीरज को गोल्ड मिलना, हमारे देश को, जो हमारे स्वर के मिल्खा सिंह नहीं दे पाए थे, पीटी उषा 4th प्लेस पे रही तो हमें गोल्ड दिलाया। टोक्यो में हमारा तिरंगा लहरा जी। बिल्कुल। तो यह नीरज की हमारी कहानी है। नसीम जी, क्या लगता है कि जब एक खिलाड़ी के अंदर अगर इतने बड़े लेवल पे वो पहुंचना हो, तो शुरुआत उसकी बचपन से ही होनी चाहिए, जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने की? देखिए मैं तो ये कहूंगा, जो लड़का उसको पानीपत लेके आया, और पानीपत में नरेंद्र और ने उसको सपोर्ट किया, और उसके बाद
जो उसने पंचकुला में 4 साल 4.5 साल निकाले, तो ये समय उसका बड़ा ऐसा समय होता है, अगर वहां पर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा जूनियर पर जी, तो आप कभी सीनियर खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को कि नीरज का टैलेंट देख के उन्होंने इसको इंडियन कैंप में बुलाया जी, और बाद में इसको पोलैंड प्रैक्टिस के लिए भेजा और फॉरेन के कोच इनको दिलाए। तो इनका सभी का हर कदम पर जो नीरज को सपोर्ट मिला, तो ये आज वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस स्टेप बाय स्टेप की है जो नीरज को मिलती गई। निश्चित ही खेलों की बात करें तो ओलंपिक्स में हमने देखा है कि मेडल जीतना इतना आसान नहीं होता है। बहुत ही बड़े प्रतिद्वंदी हमारे सामने होते हैं। एक मनोबल की ज़रूरत होती है जो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि एक कोच ही दे सकता है। और ये भी जानकारी है कि ओलंपिक में जाने से पहले नीरज चोपड़ा ने आपसे बातचीत की थी, आपने भी उनको बधाइयाँ दी थी और 90 मीटर मारने का जो गोल था तभी नीरज ने बताया था आपको कि वो इस बार 90 मारेंगे और गोल्ड लेकर आएंगे। जी देखो 88.07 मार चुके थे वो जी। सिर्फ अब एक यही था कि 90 मीटर का बैरियर मैं कब तोड़ सकता हूँ जी। और एक और बताता हूँ मैं आपको जी, अगर दूसरा कोई 88 या 89 मारता तो नीरज 90 का बैरियर पार करता। ये मेंटली स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, कभी किसी से नहीं घबराता वर्ल्ड में जी। इसी कारण हमेशा इसने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, हर कंपटीशन में ये बेस्ट करता है। तो अगर कोई दूसरा खिलाड़ी ज्यादा मारता तो ये उससे ज्यादा थ्रो करता। अपना बेहतर देने का नीरज हमेशा से प्रयास करते आए, उसी का नतीजा है कि भारत ने ओलंपिक्स में इतिहास रचा। एथलेटिक्स में पहली बार गोल्ड भारत को मिला है। खेलों की बात की जाए तो क्या अंतर लगता है पहले की स्थितियों में देखें तो हमने देखा है कि हमारे देश में खेलों को प्राथमिकता अब और ज़्यादा मिलने लगी है और ज़्यादा खिलाड़ियों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, फैसिलिटीज़ उनको मिलने लगी है। क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले के खेलों की बात की जाए, पहले की फैसिलिटीज़ की बात की जाए और अब की बात की जाए, और क्या बदलाव आप देखते हैं आने वाले समय में? देखिए मैं अभी भी दोबारा इस बात को जरूर कहूंगा, जब तक जूनियर खिलाड़ियों पर पैसे नहीं खर्च किए जाएंगे, जब तक उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, हाई टेक ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी बचपन में, तो अब उम्मीद मत करो कि आप है ना ओलंपिक में 1 या 2 मेडल, ऐसे नहीं। मेडल आपको तभी मिलेंगे जब आप मास पार्टिसिपेशन में भाग करेंगे जी। बहुत लोगों को लेके आओगे, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करेंगे, जब मेडल मिलेगा जी। 7 मेडल 135 करोड़ की आबादी में 1 गोल्ड, मैं इसको बहुत बड़ी अचीव नहीं मानता हूँ। 20-20 करोड़ के आबादी वाले 25-25 मेडल लेते हैं, तो वो देश की स्कीम है, उनकी प्लानिंग है उनकी। तो खिलाड़ियों ने तो खेलना, टैलेंट बहुत इंडिया में, सिर्फ हमें उसको आगे लाने की जरूरत है। सरकार जिस तरह से लगातार कह रही है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारा खेल विभाग काम कर रहा है, नई नई योजनाएं खेलों के लिए लेकर आते हैं, और क्या बदलाव होना चाहिए जिससे कि और ज़्यादा खेलों को बढ़ावा मिले और नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी हमें आगे भी मिलते रहे? देखिए हरियाणा सरकार में तो कैश अवार्ड पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, और उसके अलावा फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। सिंथेटिक ट्रैक हमारे पास 15 हैं अब, तो हमारे पास तो थोड़ा रेजिडेंशियल हॉस्टल की थोड़ी कमी है, उसको ठीक करेंगे। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी करे और स्टेट गवर्नमेंट भी करे, पेरेंट्स भी करें, जो समाज के सेवा करते हैं वो खेलों के स्पोर्ट्स वाले को उनकी मदद करेंगे तो जरूर खिलाड़ी आगे आएंगे, क्योंकि पेरेंट्स डरते हैं खेलों में भेजते हुए कि इनका कैरियर का क्या होगा। बिल्कुल जी। नसीम जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से नीरज ने गोल्ड उठाया, बाकी खिलाड़ियों ने भी मेडल्स उठाए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप ही कोच हैं, आप ही बता सकते हैं कि खिलाड़ी कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं, क्या कुछ उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है जब वो उस लेवल पे पहुंच पाते हैं और गोल्ड, सिल्वर जैसे मेडल अपने हाथ में ले पाते हैं? मैं आपको नीरज का ही एग्जांपल देता हूं कि आज हमारा हीरो है नीरज जी। नीरज पंचकुला में रहते हुए 150 किलोमीटर पर एक साल अपने घर नहीं जाता था जी। कोई भी उसने पल खराब नहीं करा, कोई बाजार में नहीं जाना,
किसी की शादी ब्याह में नहीं जाना, सिर्फ हॉस्टल में रहना, प्रैक्टिस करनी या यूट्यूब पर अपना इवेंट देखना। तो उसका बहुत बड़ा बलिदान रहता है, उसके परिवार का, खुद का बहुत डिसिप्लिन रहने की जरूरत है अगर आपने वर्ल्ड क्लास एथलीट बनना है। देखिए नसीम जी, ये भी बताया जाता है कि आप नीरज के सोशल स्टाइल के कायल हैं। क्या बताया मैडम? सोशल स्टाइल के, नीरज चोपड़ा की सोशल स्टाइल जो है उनकी, उसके कायल है। आप ही ने कहा है कि वो मदद करते हैं अपने साथियों की, उनका जो स्वभाव है वो दूसरे खिलाड़ियों से एक हटके है। देखो, वो शायद उसने हमारे पास से सीखा है जी, क्योंकि उसने हमें करते हुए देखा, उसको हेल्प मिली तो उसके मन में ये आया कि मुझे ऐसी हेल्प मिली है तो आज उसके पास एक सपोर्ट करने के लिए पैसा है, तो वो हमेशा मेरे हॉस्टल के जो बच्चे उसके साथ प्रैक्टिस करते थे, गरीब है, वो हमेशा करता है। ये तो मुझे लड़कों ने बताया, तो नीरज तो कभी नहीं कहेगा कि मैंने कुछ किया है। जी नसीम जी, और जिस तरह से आपकी बात की जाए तो आपने भी कई सारे कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, जिस तरह से हमें जानकारी है, अपने बारे में भी कुछ दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं एक रुड़की जैसी जगह था और यूपी स्टेट बहुत बड़ा था जी, तो कई प्रतियोगिता तो हम जा भी नहीं पाते थे क्योंकि अकेले बच्चे को जाना, इलाहाबाद ट्रायल होना। फिर भी हमने मेरठ यूनिवर्सिटी से और स्टेट चैंपियनशिप में भी, नेशनल चैंपियनशिप में भी रुड़की को एक मान सम्मान दिया है खेलों में। डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर को दिया है, पर थोड़ा सा कमी रही है। अगर हमारे पास भी कोच होते और ग्राउंड होते तो शायद हम भी आज ओलंपिक खेल पाते। पर मेरा सपना जो है नीरज ने पूरा किया, तो मैं इसी बात से संतुष्ट हूँ कि चलो ओलंपिक तो है, ओलंपिक ही है। नसीम जी, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार भी खेलों को समर्पित है। आपकी पत्नी टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर। आपकी बेटी की बात की जाए तो वो भी स्पोर्ट्स खेलती है। आपकी भी इच्छा थी कि वो ओलंपिक खेले, उनके बारे में भी कुछ दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरा छोटा भाई रुड़की बीच में वो भी एथलीट था, तो उसका दुर्भाग्य से पैर टूट गया था। उसके बाद मेरी जो पत्नी फिजिकल एजुकेशन टीचर है, मेरी बेटी स्कूल नेशनल की सिल्वर मेडलिस्ट थी 200 में जी। अनफॉर्चुनेटली मैं ज्यादा बिजी रहता था, उस पर ध्यान नहीं दे पाया, तो उसका हैमस्ट्रिंग खराब होने के कारण मैंने बड़ा इलाज कराया, पर वो लड़की दोबारा ट्रैक पर नहीं आ पाई। मुझे बड़ा काफी दिन मैं शॉक्ड रहा हूँ और इससे कई बच्चों से इन टच भी नहीं रहा हूँ। मेरा 1-2 साल बड़ा खराब गया। फिर आखिरकार मैंने उसको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करने के लिए उसको कनाडा भेज दिया। वो आज इसी फील्ड में वहाँ पर बहुत अच्छा कर रही है। जी जी। नसीम जी, समय को देखते हुए एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से जब एक खिलाड़ी, हमने जिसे सिखाया है इतने सालों तक, वो जब इस तरह के मेडल लेके आता है, बड़े लेवल पे हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो क्या वो फीलिंग होती है? हमारे दर्शकों को बताइए। देखो जी, एक नई ऊर्जा होती है, नया जोश होता है। नीरज ने मेडल दिला के एथलेटिक्स में, जो कि हमें नहीं मिला था। मैं कहता हूँ इतनी मेहनत से बच्चे करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करे सरकार, और सरकारों को गांव में जाना पड़ेगा। जैसे वोट मांगने जाती है ना सरकार गांव में जी, ऐसे ही वो खिलाड़ियों को चुनने के लिए अगर गांव में जाए तो इतना टैलेंट है गांव में और इतने मेडल मिल सकते हैं कि कोई सोच नहीं सकता। सिर्फ उनको गांव से बाहर निकालने की जरूरत है। तो यही मेरा एक प्रार्थना है सरकार से और पेरेंट्स से भी है कि बच्चों को लाओ, खेलों में आओ। एक ताकत है खेल, देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देश का मान सम्मान होता है इससे। चलते चलते हमारे देश के सभी खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो नीरज से मांगा था कि गोल्ड मेडल दो, तो मैं जितने भी हमारे कोचेस हैं, खिलाड़ी हैं और पेरेंट्स हैं, आप एक नए जोश के साथ लगो। और रोम में जो आने वाला ओलंपिक है उसमें मैं चाहता हूं कि एथलेटिक्स में हम 10 मेडल लाए। तो वो मेरा सपना है और नीरज भी दोबारा रिपीट करे इस परफॉर्मेंस को। तो यही है।
नसीम जी, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि जिस तरह से आपने जो सपना देखा ओलंपिक्स में एथलेटिक्स के बहुत सारे 10 नहीं और भी ज्यादा मेडल्स आए, और इसके लिए दुआ भी करते हैं और बधाइयां भी देते हैं कि आपके खिलाड़ी ने हमारे देश का नाम रोशन किया, ओलंपिक में गोल्ड जीतकर आज गोल्डन बॉय बने। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम अहमद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने और नीरज की कहानी बताने के लिए। तो फिलहाल यूपी स्पेशल में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार। Asian Games and Commonwealth Games champion, Neeraj Chopra. कुछ करिए